नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम लोग जानते हैं भारत के एक ऐसे वीर और एक ऐसे महान सपूत के बारे में जिन्होंने अपने मातृभूमि के लिए अपना सर्वोच्च और सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ भारत के एक राजपूत वीर शासक महाराणा प्रताप के बारे में, जिन्होंने अपने मातृभूमि के चलते अपना सर्वस्व लुटा दिया और मुग़लों के सामने कभी भी अपनी अधीनता और उनकी अधीनता कभी भी स्वीकार नहीं की। तो चलिए आज जानते हैं उस भारत के वीर के बारे में। महाराणा प्रताप वर्सेस मुग़ल संघर्ष। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि महाराणा प्रताप ने अपने जीवन काल में कितनी सारी कठिनाइयों का सामना किया और कितने सारे संघर्षों का सामना करते हुए मुग़लों का विरोध करते रहे और आजीवन उनके सामने कभी नहीं झुके। महाराणा प्रताप सिसोदिया वंश के एक महान राजा थे। सिसोदिया वंश मेवाड़ का एक राजवंश था जो मेवाड़ में शासन करता था। मेवाड़ कहाँ है? तो मेवाड़ राजस्थान का एक राजवंश है। राजस्थान में राज करने वाला सिसोदिया वंश मेवाड़ क्षेत्र का एक राजवंश था। महाराणा प्रताप सिसोदिया वंश के महान राजा थे। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1940 में हुआ था। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1940 में हुआ था। इनके पिता का नाम राणा उदय सिंह था, माता का नाम जयवंता बाई और महाराणा प्रताप के बचपन का नाम कीका था। कीका नाम महाराणा प्रताप को बचपन में कबीला मतलब एक भील कबीला था, या भील जनजाति बोल सकते हैं जिसको, जंगलों में रहने वाला एक जनजाति है और मेवाड़ के आसपास वाले जंगल में वहाँ पे भील समुदाय रहा करते थे। और बचपन में प्रताप जो थे वो भील समुदाय में जाकर उनके बच्चों के साथ काफ़ी खेलते थे और उनके भील के माता पिता ने ही मतलब प्रताप का क्या नाम दिया था? कीका नाम रखा था। इसीलिए प्रताप का बचपन का नाम क्या रखा गया? कीका रखा गया। और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई सारे एग्ज़ामों में पूछा जाता है। देखिए, अभी तक हम लोग ने महाराणा प्रताप के बारे में जाना और उनके बचपन के नाम के बारे में जाना। थोड़ा सा आप समझते हैं हम चित्तौड़ का संघर्ष। चित्तौड़ कहाँ है और क्या है? चित्तौड़ देखिए, चित्तौड़ जो है मेवाड़ का राजधानी है। मेवाड़ का क्या है? चित्तौड़ मेवाड़ का राजधानी। मेवाड़ जहाँ पे सिसोदिया वंश का शासन था वहाँ पे चित्तौड़ क्या है? मेवाड़ का राजधानी। चित्तौड़ का संघर्ष जानते हैं तो सबसे पहले साल 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश का एक सुल्तान था। अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ के शासक रावल रतन सिंह के बीच एक युद्ध हुआ था। रावल रतन सिंह के बीच क्या हुआ था? एक युद्ध हुआ था। देखिए यहाँ पे एक युद्ध हुआ था। सबसे पहली बार की बात बता रहे हैं, 1303 ईस्वी में युद्ध हुआ था और अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया था। रावल रतन सिंह की धोखे से हत्या कर दी थी। फिर देखें 1535 ईस्वी में बहादुर शाह और मेवाड़ की रानी कर्णावती के बीच में भी एक युद्ध हुआ था। बहादुर शाह, ये मुग़ल बादशाह वाला बहादुर शाह जफ़र नहीं है, ये बहादुर शाह गुजरात का सुल्तान है। कहाँ का सुल्तान है ये गुजरात का ये सुल्तान है बहादुर शाह। और मेवाड़ की रानी, उस समय मेवाड़ की रानी कौन थी? रानी कर्णावती थी। रानी कर्णावती और बहादुर शाह के बीच एक युद्ध हुआ था। रानी कर्णावती ने ही बादशाह हुमायूं को क्या भेजा था? अपना भाई मानती थी और बादशाह हुमायूं को एक राखी भेजा था संदेश के रूप में कि बहादुर शाह मेवाड़ पर हमला करने आ रहा है, कृपया आप आके हमारी सहायता कीजिए। लेकिन हुमायूं ने उस राखी के उत्तर कुछ नहीं दिया और सहायता करने के लिए भी नहीं आया था कर्णावती का। और इसी के एवज में, इसी युद्ध में कर्णावती और हजारों राजपूतानियों ने क्या किया था? जौहर किया था और हजारों राजपूत योद्धाओं ने साका किया था। साका देखिए, यह मेवाड़ का दूसरा साका था। साका किसे बोला जाता है? साका मतलब होता है कई सारे वीर सिपाही जब रणभूमि में युद्ध के लिए उतर जाते हैं उस टाइम पीरियड को साका बोला जाता है। और जौहर बोला जाता है जब कई सारी स्त्रियां अपनी आबरू, अपनी इज्जत बचाने के लिए दुश्मनों के नापाक हाथ उन तक ना पहुँचे, उसके लिए अग्नि में अपनी प्राण त्याग देते हैं, अग्नि में अपने देह त्याग देते हैं, उसे जौहर बोला जाता है। तो यह मेवाड़ का दूसरा साका था। मेवाड़ का पहला साका या मेवाड़ का पहला युद्ध साल 1303 में और दूसरा 1535 में। तीसरा देखिए, मुग़लों के संघर्ष के संपेक्ष में अगर देखा जाए तो साल 1567 में अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण किया।
अकबर ने क्या किया, मेवाड़ पर हमला किया, आक्रमण किया और चित्तौड़ की घेराबंदी की। चित्तौड़ जो कि राजधानी थे मेवाड़ की, वहाँ पे क्या किया, वहाँ पे चारों तरफ से चित्तौड़ को घेर कर बैठ गया और 3 से 4-5 महीने तक वहाँ पे क्या करते रहा, घेराबंदी करते रहा और वहीं पे बैठा रहा। देखिए, इस युद्ध को चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका बोला जाता है। इस युद्ध को चित्तौड़गढ़ का क्या बोला जाता है, तीसरा साका या तीसरा जौहर भी इसी युद्ध में हुआ था, चित्तौड़ में साका बोला जाता है। इस समय मेवाड़ के शासक कौन थे, इस समय मेवाड़ के शासक राणा उदय सिंह थे। राणा उदय सिंह वही शासक हैं, मतलब महाराणा प्रताप के पिताजी हुए, पिता हैं महाराणा प्रताप के। इस समय राणा उदय सिंह मेवाड़ के शासक थे और काफ़ी संघर्ष करने के बावजूद भी अकबर के सेना को रोक नहीं पाए थे, क्योंकि अकबर के सेना में कई सारे सिपाही, कई हज़ारों की संख्या में सिपाही मौजूद थे और इन लोग के पास उतनी संख्या बल ना होने के कारण ही भारत के शासकों की अधिकांश युद्धों में पराजय हुई है। संख्या बल मतलब सेना की संख्या बल ना होने के कारण ही उदय सिंह और उनका जो राज्य परिवार था, जब उनको लगा कि अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इस युद्ध में बच नहीं सकते या फिर यह युद्ध जीत नहीं सकते, तो उदय सिंह अपने परिवार के साथ एक गुप्त रास्ते के द्वारा, एक गुप्त मार्ग के द्वारा क्या किए, राजमहल छोड़कर निकल गए थे और अपने सामंत या फिर सेनापतियों के हवाले राजमहल या फिर चित्तौड़ राजधानी को छोड़ दिया था, ताकि वो युद्ध कर सकें और जीते तो ठीक, न तो फिर ऐसे भी क्या हो जाएगा, चित्तौड़ पर मुगलों का कब्जा हो जाएगा। तो देखिए 23 फरवरी 1568 में अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर पूरी तरह से क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। 23 फरवरी 1568 में अकबर ने पूरी तरह से चित्तौड़गढ़ पर कब्जा कर लिया था। इस युद्ध में पत्ता चुंडावत और कल्ला राठौड़ जैसे 2 वीर राजपूत सैनिक युद्ध करते हुए क्या हुए थे, वीरगति को प्राप्त हो गए थे, जिसकी मूर्ति अकबर ने अपने राजमहल में लगवाया था। उनसे प्रभावित हुआ था, उनके युद्ध पराक्रम से प्रभावित हो गया था अकबर। तो अभी तक हम लोग ने जाना कैसे चित्तौड़ पर क्या कर लिया, अकबर ने कब्जा कर लिया था। अब देखिए चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया, तब राणा उदय सिंह और महाराणा प्रताप ने आगे क्या किया, तो आइए देखते हैं। चित्तौड़गढ़ हारने के बाद उदय सिंह और प्रताप ने उदयपुर को मेवाड़ की राजधानी बनाया। उदयपुर को क्या बनाया, मेवाड़ की राजधानी। उदयपुर राजस्थान में ही एक क्षेत्र था, उसे क्या बनाया, अपनी राजधानी बनाई और वहाँ पे क्या करने लगे, वहाँ पे शासन करने लगे। और साल 1572 में जगमाल सिंह कौन है, तो जगमाल सिंह उदय सिंह का एक दूसरा पुत्र है, प्रताप का चचेरा भाई। रानी धीरबाई इसकी माता थी। इसकी माता का नाम रानी धीरबाई थी, जो काफ़ी प्रपंची और काफ़ी कूटनीति वाली महिला थी। उनको ये पसंद नहीं था कि प्रताप क्या बने, मेवाड़ का शासक बने, इसलिए उसने कूटनीति करके जगमाल सिंह को क्या बना दिया, मेवाड़ का शासक बनवा दिया। जब उदय सिंह की मृत्यु हुई थी तो मेवाड़ का शासक जगमाल बन गया। जगमाल सिंह एक बहुत ही नीच और मतलब एक तरह से देशद्रोही टाइप का आदमी था। उसने क्या किया, उसने राजा बनते ही मतलब शासक बनते ही, मेवाड़ का शासक बनते ही अकबर से हाथ मिलाना स्टार्ट कर दिया। काफ़ी डरपोक व्यक्ति था और वो युद्ध ये सब में विश्वास नहीं रखता था। उसका मानना था खाली कि आराम से खाओ पियो ऐश करो वाली ज़िंदगी। जगमाल सिंह क्या करता था, जगमाल सिंह शासक जैसे ही बना, उसने क्या किया, उसने अकबर से हाथ मिलाने की कोशिश की। जब इस बात की जानकारी राजपूत सरदारों को या फिर जो मंत्री थे उनके सेनापतियों को पता चला, तब उसने जगमाल सिंह को बलपूर्वक क्या किया, गद्दी से हटवा दिया। और उस समय महाराणा प्रताप कहाँ थे, उस समय महाराणा प्रताप थे एक गांव में। उस गांव का नाम था भीराना। उस गांव का क्या नाम था, भीराना। उस गांव में जगमाल सिंह ने ही प्रताप और उसके परिवार को देश निकाला दिया था। देखना नहीं चाहता था प्रताप को जगमाल सिंह, और उस गांव में भेज दिया था। तब उसी गांव में 28 फरवरी 1572 ईस्वी को महाराणा प्रताप का गोगुंदा नामक जगह पे क्या हुआ, गोगुंदा नामक जगह पे राजाभिषेक करवाया गया। ये विधिवत राजाभिषेक नहीं था, मतलब एक होता ना कि हाँ पारंपरिक रूप से एक ऑफिशियल तौर पे राजाभिषेक कराया गया, उस तरह से नहीं था। ये गोगुंदा नामक जगह पे क्या था, अनऑफिशियल तौर पे पहली बार राजाभिषेक कराया गया महाराणा प्रताप का। और जब जगमाल सिंह को बलपूर्वक गद्दी से हटा दिया गया, तब विधिवत रूप से 1572 में ही क्या किया, कुंभलगढ़ में प्रताप का राजाभिषेक किया गया। ऑफिशियल तौर पे कुंभलगढ़ में 1572 में दूसरी बार विधिवत रूप से प्रताप का राजाभिषेक कराया गया। वहाँ पे राव चंद्रसेन ये शासक थे मारवाड़ के। कहाँ के शासक थे, मारवाड़ के शासक थे। इनकी उपस्थिति में क्या करवाया गया, महाराणा प्रताप का
राजाभिषेक करवाया गया। तो राजाभिषेक हो गया और अब जगमाल सिंह जो थे उनको बलपूर्वक गद्दी से हटा दिया गया था। तो वो क्या हुए थे, बुरी तरह से नाराज़ हो गए थे और नाराज़ होकर कहाँ चले गए, नाराज़ होकर वो अकबर दिल्ली चले गए। दिल्ली जाके अकबर से हाथ मिला लिया और अकबर को पूरी जानकारी बताई कि हाँ उदयपुर ऐसा है, ऐसा ऐसा निर्माण कराया गया वहाँ पे। और जब अकबर को इस बात की पूरी जानकारी हुई तो अकबर अब पुनः क्या करने लगा, प्रताप से वैसे भी चिढ़ता था वो, और क्या था, उदयपुर को भी अपने पुनः कब्जे में लेने की कोशिश करने लगा। ख्वाब देखने लगा कि अब हम उदयपुर को भी कब्जा करेंगे, जैसे चित्तौड़गढ़ को कब्जा किया था वैसे उदयपुर को भी क्या करेंगे, कब्जे में ले लेंगे। और इसी के चलते उसने कई सारे संधि प्रस्ताव महाराणा प्रताप को भेजना स्टार्ट कर दिया कि हाँ आप मेरे अधीन आ जाइए, आपको ये दे दिया जाएगा, आप भले ही मेरे महल में मत आइएगा, हमको झुक के सलाम नहीं कीजिएगा चाहे कुछ भी, लेकिन आप एक काम कीजिए, आप उदयपुर मतलब पूरे मतलब मेवाड़ को क्या कीजिए, आप हमारे अधीन स्वीकार कर लीजिए, अधीनता हमारी गुलामी बेसिकली गुलामी स्वीकार कर लीजिए। महाराणा प्रताप को 4 संधि प्रस्ताव भेजे। 1572 में जलाल खान के नेतृत्व में भेजा, 1573 में मान सिंह के नेतृत्व में भेजा, 1573 में फिर से भगवान दास के नेतृत्व में भेजा, 1573 में तोडरमल के नेतृत्व में भेजा, मतलब 1573 में 3 प्रस्ताव और 1572 में 1 प्रस्ताव, टोटल 4 प्रस्ताव जो मुख्य प्रस्ताव थे वो महाराणा प्रताप को भेजा गया मनाने के लिए कि हाँ आप मेरे अधीनता स्वीकार कर लीजिए, मेरे गुलाम बन जाइए। लेकिन महाराणा प्रताप ने क्या बोला, महाराणा प्रताप ने बोला हम घास की सूखी रोटी खा लेंगे फिर भी हम क्या करेंगे, गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे। तुम मुगल भारत के वासी नहीं हो, तुम विदेशी हो और भारत में आकर क्या करते हो, आतंक मचाते हो, हम देश प्रेमी लोग हैं, हम गुलामी स्वीकार नहीं कर सकते। और इसी के एवज में अकबर ने एक बहुत ही खतरनाक मंसूबा बनाया और एक ऐसे युद्ध की कल्पना की जो कि अभी भी दुनिया के सबसे मतलब खतरनाक युद्धों में गिना जाता है। जी हाँ, हल्दी घाटी का युद्ध। तो आइए देखते हैं हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में। तो आइए देखते हैं हल्दी घाटी युद्ध के बारे में। हल्दी घाटी युद्ध को बनास या फिर हाथियों का युद्ध भी बोला जाता है। बनास का युद्ध इसलिए बोला जाता है क्योंकि हल्दी घाटी बनास नदी के किनारे ही स्थित है। हाथियों का युद्ध इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस युद्ध में दोनों खेमों यानी दोनों तरफ से कई सारे हाथियाँ उतारे गए थे युद्ध में, यानी उपयोग में लाए गए थे। सबसे पहले समझ लेते हैं हल्दी घाटी का युद्ध हुआ कब था और हल्दी घाटी है कहाँ। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 में हुआ था। कहीं कहीं पे 21 जून भी लिखा हुआ मिलता है। तो आप लोग क्या याद रखिए, 18 जून या फिर 21 जून दोनों याद रखिए। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन करता है और 18 जून ऑप्शन में रहता है तो 18 जून को क्या कीजिएगा, टिक कीजिएगा। और अगर 18 जून ऑप्शन में नहीं रहता है, 21 जून ऑप्शन में रहता है तो 21 जून को टिक कीजिएगा। इस समझिए हल्दी घाटी है कहाँ। हल्दी घाटी राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित है। हल्दी घाटी राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित एक अरावली पर्वत का या फिर अरावली पहाड़ी का एक क्या है, एक दर्रा है। दर्रा इसको बोला जाता है जब एक पहाड़ी और दूसरे पहाड़ी के बीच में एक संखरा रास्ता रहता है आने जाने के लिए, उसे दर्रा बोला जाता है। और ये जो हल्दी घाटी का दर्रा है राजसमंद जिला और एक और ज़िला है पाली नाम है जिसका, पाली, राजसमंद जिला और पाली जिला को जोड़ने का काम करता है। मुगल सेना का नेतृत्व इस युद्ध में, हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व कर रहे थे मान सिंह। आमेर के राजा थे मान सिंह और वो क्या कर रहे थे, मुगल सेना का नेतृत्व कर रहे थे। प्रताप का नियंत्रण केंद्र केलवाड़ा राजसमंद में स्थित था। नियंत्रण केंद्र मतलब इस तरह से समझिए कि किसी सेना का बेस, मतलब जहाँ से सेना में आर्मी को क्या किया जाता है, सैनिकों को सप्लाई किया जाता है खाना या फिर जहाँ से निगरानी रखा जाता है उस तरह से। तो प्रताप ने कहाँ अपना नियंत्रण केंद्र बना के रखा था, केलवाड़ा राजसमंद में। प्रताप के हरावल सेना का सेनापति कौन कर रहे थे सेनापतित्व, तो हाकिम खान सूरी। हाकिम खान सूरी एक मुसलमान पठान थे और एकमात्र ऐसे पठान थे जिनको प्रताप ने अपने सेना में क्या रखा था, सेनापति के रूप में रखा था। और वो हरावल सेना का मतलब होता है कि सेना मतलब एक सेना का टुकड़ी है और सेना के टुकड़ी के अगला भाग, मतलब अगला भाग जो सेना का रहता है उसे हरावल बोला जाता है। और उसका सेनापतित्व कौन कर रहे थे, हाकिम खान सूरी कर रहे थे। इतने विश्वासमंद व्यक्ति वो थे। देखिए प्रताप की सेना में मैंने पहले ही बताया था कि इस युद्ध में कई सारे हाथियों का भी प्रयोग किया गया था। तो प्रताप की सेना में राम प्रसाद, गज प्रसाद, गजमुक्ता, लूना जैसे कई सारे हाथियाँ क्या थे, उपस्थित थे जो कि प्रताप की तरफ से युद्ध में लड़ाई कर रहे थे या फिर उन पे बैठे हुए योद्धा लड़ रहे थे। देखिए प्रताप के प्रिय हाथी का नाम राम प्रसाद था।
प्रताप के प्रिय हाथी का क्या नाम था? राम प्रसाद था। इन सब हाथियों का नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछ दिया जाता है प्रताप के हाथी का क्या नाम था, या फिर कौन कौन से हाथी युद्ध में, प्रमुख हाथी कौन कौन से थे जो युद्ध में भाग लिए थे। प्रताप के प्रिय हाथी का नाम राम प्रसाद था। मानसिंह के हाथी का नाम मर्दाना था। राम सिंह के हाथी का क्या नाम था? मर्दाना। अकबर के हाथी का नाम हवाई था। अकबर के हाथी का क्या नाम था? हवाई। देखिए, इस युद्ध में अगर हल्दी घाटी युद्ध को अगर देखा जाए कि दोनों ग्रुप का अगर ताकत, सैनिक ताकत का आंकलन किया जाए तो मुग़ल सेना लगभग, अकबर के पास कितने मुग़ल सेना सैनिकों का सेना था? 80,000। मुग़लों के पास, अकबर के पास बेसिकली बोलने में 80,000 क्या थी? मुग़ल सेना थी। और प्रताप की सेना में कितने मतलब सिपाही थे? तो 20,000 सैनिक थे। तो ये अनुपात काफ़ी कम है। मैंने पहले ही बताया था कि राजपूत और भारत के कई जातियों के जो वीर हैं वो मतलब वीरता में सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन संख्या बल कम होने के चलते वो कई सारे युद्ध चाहकर भी जीत ना सके। देखिए, तो प्रताप की सेना में कितने? 20,000 सैनिक थे और मुग़ल सेना में अकबर के पास 80,000 के सैनिक थे। झाला बीदा नामक एक योद्धा था जिसने क्या किया था? अपने जीवन का बलिदान करके प्रताप को युद्ध भूमि से बाहर निकाला था। युद्ध भूमि से बाहर निकालने का कारण भी था, प्रताप युद्ध में काफ़ी घायल हो चुके थे। उनके छाती पे एक तीर लग गया था। उनके जो चेतक घोड़ा था, उनके प्रिय घोड़ा का नाम चेतक था, चेतक भी जख्मी हो गया था और प्रताप काफ़ी घायल हो गए थे। तो झाला बीदा का रंग रूप, कद काठी बिल्कुल प्रताप के समान ही था। तो इन्होंने प्रताप का एक राज चक्र या राज चिन्ह होता है मुकुट वाला, उन्होंने धारण किया झाला बीदा ने, और वेशभूषा भी बिल्कुल सेम धारण किया और प्रताप को युद्ध भूमि से दूर भेज दिया और खुद प्रताप बन के युद्ध भूमि में युद्ध करने लगे। प्रताप जब युद्ध भूमि से बाहर जा रहे थे, युद्ध भूमि से बाहर निकल कर जा रहे थे, तो बीच में एक खाई पड़ता है। बीच में क्या आता है? एक खाई रहता है ऐसे। उस खाई को चेतक के साथ उन्होंने क्या किया? जंप कर दिया, जंप लगा दिया खाई के, डायरेक्ट इस तरफ से उस तरफ छलांग लगा दी, जिसके कारण चेतक क्या हुआ? जिसके कारण चेतक जख्मी तो था ही और जिसके कारण चेतक की मृत्यु हो जाती है। चेतक की मृत्यु हो जाती है और क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर एग्जामिनेशन में, कई सारे एग्जाम में, कि चेतक की मृत्यु हुई थी तो चेतक का समाधि या मकबरा, जहाँ पे मतलब पशुओं को गाड़ा जाता है, समाधि बेसिकली कहाँ है? तो चेतक का समाधि राजसमंद एक ज़िला है। राजसमंद जिला के एक गांव है बलीचा गांव में चेतक की समाधि स्थित है। तो याद रखिए इस बात को, बलीचा गांव में क्या है? चेतक की समाधि स्थित है। और वहीं पे समाधि बनाने के बाद महाराणा प्रताप आगे चले गए थे। और हल्दी घाटी युद्ध में कई सारे इतिहासकारों का मतलब विविध मत है, मतलब मत मिलते नहीं हैं कि कोई इतिहासकार लिखते हैं कि मुग़लों की विजय हुई थी, कोई इतिहासकार लिखते हैं मतलब इसका कोई निर्णय नहीं निकला था, अनिर्णय मतलब ये युद्ध चला था, लंबे समय तक चला था, इस युद्ध का मतलब कोई भी विजय नहीं हुआ था। लेकिन इस युद्ध के बाद मुग़ल सेना और अकबर ने क्या किया था? उदयपुर पे भी कब्जा कर लिया था। तो आइए देखते हैं लास्ट फेज महाराणा प्रताप का, जो कि मतलब अंतिम दौर था महाराणा प्रताप का और मुग़लों के बीच का संघर्ष। आइए, हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप कुंभलगढ़ चले गए थे और कुंभलगढ़ जाकर वहाँ अपनी नई राजधानी बनाई और फिर वहाँ से क्या किया? वहाँ से मुग़लों का विरोध करना स्टार्ट किया। ऐसे महान शासक को दिल से सलाम करने को जी चाहता है, जिन्होंने अपनी बार बार पराजय होने के बाद भी कभी भी दुश्मनों के सामने गुलामी स्वीकार नहीं की या उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की। राजधानी बनाई कुंभलगढ़ में पुनः, और पुनः वहाँ से क्या किया? मुग़लों का विरोध करना स्टार्ट कर दिया। 1578 में क्या हुआ? कुंभलगढ़ का युद्ध हुआ और इसमें भी महाराणा प्रताप की लगभग पराजय हो गई थी। वहाँ से महाराणा प्रताप निकल गए। महाराणा प्रताप वहाँ से निकलने के बाद कहाँ चले गए? वहाँ से निकलने के बाद दिवेर चले गए और दिवेर में वहाँ अपने सैनिकों का एक संगठन बनाया और पुनः क्या किया? पुनः 1582 ईस्वी में महाराणा प्रताप ने अकबर के विरोध में अभियान चलाना स्टार्ट किया और ये दिवेर का युद्ध महाराणा प्रताप के विजय का श्री गणेश साबित हुआ। महाराणा प्रताप की विजय हुई थी दिवेर के युद्ध में। 36 मुग़ल चौकियों पर महाराणा प्रताप ने कब्जा कर लिया था। 36 मुग़ल चौकियों पर महाराणा प्रताप ने क्या किया था? कब्जा कर लिया था। 36,000 मुग़ल सैनिकों ने प्रताप के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। कितने? टोटल 36,000 मुग़ल सैनिकों ने
प्रताप के सामने क्या किया था, आत्मसमर्पण किया था। इसी युद्ध में महाराणा प्रताप ने गोरिल्ला पद्धति या फिर गोरिल्ला छापामार युद्ध का प्रयोग किया था। गोरिल्ला छापामार युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था और इस युद्ध में अकबर की करारी हार हुई थी। इस युद्ध में अकबर की क्या हुई थी, करारी हार हो गई थी इस युद्ध में, दिवेर के युद्ध में। उसके बाद 1585 में प्रताप ने चावंड को अपनी अंतिम राजधानी बनाई। चावंड, याद रखिए, क्वेश्चन पूछता है कि प्रताप ने अपनी अंतिम राजधानी किस क्षेत्र को बनाई और कहाँ बनाई। तो चावंड को प्रताप ने 1585 ईस्वी में अपनी अंतिम राजधानी बनाई और चित्तौड़ और मंगलगढ़ को छोड़कर पूरे मेवाड़ पर पुनः अधिकार कर लिया। मतलब दिवेर का युद्ध 1582 में हुआ, उसके बाद 1585 में चावंड को अपनी राजधानी बनाई और चित्तौड़ जो 1567 में हारे थे प्रताप और उदय सिंह और मंगलगढ़, दोनों को छोड़कर पूरे मेवाड़ पर पुनः क्या कर लिया, पुनः अधिकार कर लिया था महाराणा प्रताप ने। लेकिन 19 जनवरी 1597 में चावंड में, कहाँ, चावंड में ही उनकी क्या हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। 57 वर्ष उनकी एज थी। उस टाइम उनकी एज कितना थी, 57 ईयर्स उनकी आयु थी उस टाइम, और चावंड में ही उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ऐसे महान शासक जो हमारे देश में जन्म लिए, उनको पूरा देश सलाम करता है, उनके अनुयायी हैं कि मतलब हाँ, कि एक व्यक्ति थे जिन्होंने मुग़लों के सामने कभी भी अपनी क्या किया, उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की और कभी भी अपनी मातृभूमि को उनके सामने गिरवी या बेचा नहीं। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ, तो ऐसे ही हम लोग के साथ कनेक्टेड रहिए। थैंक यू।